हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अपन सारी इकोनॉमिक्स करेंगे यहाँ पे, है ना। तो आज मैं वापस उसी प्रॉमिस के साथ एक इकोनॉमिक का ही एक न्यू चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका नाम है बैंकिंग। ठीक है। आज अपन बैंकिंग के फंक्शंस देखेंगे, बैंकिंग की हिस्ट्री देखेंगे, किस तरह बैंकिंग स्टार्ट हुई भारत में। ठीक है। और वर्तमान में कितने बैंक हैं, आरबीआई का क्या फंक्शंस है, ये सारे डिटेल्स आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ये कि बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है ना। तो बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है। इसका की हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1770 में। ठीक है। ये भारत का पहला बैंक था, याद रखना, भारत का पहला बैंक था जो यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। मतलब बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में स्थापित हुआ, कहाँ पे, कलकत्ता। ठीक है। यूरोपियन पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक। ठीक है। एक बेसिक सी चीज़ है, याद रखिएगा। इसके बाद अपन और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसमें कि इलाहाबाद वाणिज्य बैंक, इलाहाबाद वाणिज्य बैंक जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में था, 1885। भारत का पहला वाणिज्य बैंक, भारत का पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था? इलाहाबाद वाणिज्य बैंक। तो यहाँ पे अगर फैक्ट्स की तरफ हम देखेंगे तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है, भारत में यूरोपीय पद्धति पर आधारित पहला बैंक, ठीक है, या भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक। ठीक है। इसके अलावा जो इलाहाबाद वाणिज्य बैंक है, ठीक है, यह भारत का पहला जॉइंट स्टेक बैंक भी है। जॉइंट स्टेक बैंक मतलब होता है इसके मल्टीपल शेयर होल्डर्स थे। ठीक है। तो ये भारत का पहला जॉइंट स्टेक बैंक भी है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ, आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, है ना। ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं, अप्रैल 2020 में इलाहाबाद वाणिज्य बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। ठीक है, समझ आ गया ये। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई नहीं, अपन आगे चलते हैं फिर। अवध वाणिज्य बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अवध वाणिज्य बैंक फर्स्ट आंशिक भारतीय बैंक। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट भारतीय बैंक, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पूर्ण स्वदेशी बैंक। ठीक है। अब देखिए, जो अवध वाणिज्य बैंक था 1881 में फैजाबाद यूपी में स्थापित हुआ था। ये आंशिक था, ये मतलब पूरी तरह भारतीय नहीं था। ठीक है। जो पीएनबी है, ये 1894 में लाहौर में स्थापित हुआ। इसमें कैपिटल हमारा था लेकिन मैनेजमेंट सारा अंग्रेजों का था। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 मुंबई में स्थापित हुआ। ठीक है। इसमें कैपिटल भी हमारा, मैनेजमेंट भी हमारा। सो यहाँ से फिर आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा। इसकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कि फर्स्ट पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 मुंबई में स्थापित हुआ। शुभारंभ किसने किया? गांधी जी ने। ठीक है। इसके अलावा हम फिर आगे चल लेंगे और क्वेश्चंस देखते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये एक बेसिक फैक्ट्स है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ एसबीआई, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये अपने मूल स्वरूप में, जो वर्तमान का स्वरूप है, उसमें कैसे आया। ठीक है। 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है। 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई। ठीक है। 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है। 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय हो गया था। ठीक है। इन तीनों बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
IBI इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है, इन 3 बैंक को मिला के। कौन कौन से? बंगाल, बम्बई और मद्रास। और कब हुआ? 1921 में। ठीक है, एक यहाँ पे नोट दिया हुआ है, देखिएगा। आरबीआई की स्थापना से पहले भारत के लिए केंद्रीय बैंक की भूमिका कौन निभाता था? आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई की स्थापना से पहले भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका किसने निभाई? तो वो आईबीआई था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, इसके अलावा अपन आगे देखते हैं। गोरेवाला समिति 1952 की सिफारिश पर, जो गोरेवाला समिति थी जो 1952 में स्थापित हुई, की सिफारिश पर एसबीआई एक्ट 1955 के तहत आईबीआई का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया। ठीक है, तथा बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, अभी तक ये बैंक किसके हाथों में थी? अभी तक ये बैंक अंग्रेजों के हाथों में थी। ठीक है, लेकिन एसबीआई एक्ट 1955 के तहत इसका नाम भी एसबीआई कर दिया और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसको एक राष्ट्र की संपत्ति बना दी। ठीक है, अब ये बैंक फाइनली हमारे गवर्नमेंट के अंदर आता था। ठीक है, अब देखिए, जब एसबीआई की स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना के समय एसबीआई के 8 सहायक बैंक थे। ठीक है, कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ठीक है, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर प्लस स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ठीक है, इन दोनों को 1963 में मिला के SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बना दिया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। अगर राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो श्योरली आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें राजस्थान की दो बड़े जो ज़िले हैं, ठीक है, उनको मिला के ही एक नया स्टेट बनाया गया है। ठीक है, सो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कौन सा बैंक बनाया गया? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलेंगे। नरसिम्हन समिति द्वितीय, जो 1998 में स्थापित हुई थी, उसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आपसी विलय की सिफारिश कर दी। उसने बोला कि जितने भी सार्वजनिक बैंक हैं उनको आपस में विलय कर दिया जाए और एक बैंक बना दिया जाए। ठीक है, तो फिर 2008 में एसबी ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय किस में कर दिया? एसबीआई में कर दिया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय किस में कर दिया? एसबीआई में कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म आती है भारतीय महिला बैंक। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? सो भारतीय महिला बैंक 2013 में स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई। उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन। ठीक है, इसकी एक टैगलाइन थी, एम्पावरिंग वुमेन एंड एम्पावरिंग इंडिया। ठीक है, महिलाओं को एम्पावर करो और इंडिया को एम्पावर करो। ठीक है, इसके बाद 1 अप्रैल 2017 को जो शेष 5 सहायक बैंक थे, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर, पटियाला और भारतीय महिला बैंक, ठीक है, इन सब का विलय एसबीआई में फाइनली कर दिया गया। एसबीआई में फाइनली कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता है द बैंक ऑफ राजस्थान। द बैंक ऑफ राजस्थान 1943 उदयपुर में। ये एक निजी बैंक था जिसका विलय 2010 में आईसीआईसीआई में कर दिया गया। तो इसका विलय कब हो गया? 2010 में आईसीआईसीआई में। अब हम देखते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन 1926 की सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये डायरेक्ट फैक्ट आता है
कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पे की गई? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, इस कमीशन को रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हिल्टन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, या रॉयल कमीशन ने किस की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। इसकी स्थापना है तो आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1/4/1935, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, इसकी जो आधार पूंजी थी कितनी थी? 5 करोड़ थी। ठीक है, प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। ठीक है, 1937 में जो वर्तमान इसका मुख्यालय है उसको कर दिया मुंबई। इसकी टैगलाइन क्या है? इंडिया सेंट्रल बैंक। ठीक है, यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है, याद रखना। ठीक है, स्थापना के समय से ये केंद्रीय बैंक था। ठीक है, और जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, ठीक है, उससे पहले ये एक प्राइवेट बैंक था, याद रखिएगा। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा भारत के अतिरिक्त आरबीआई ने कुछ समय के लिए पाकिस्तान तथा म्यांमार के लिए भी केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको हर कहीं मिलेगा नहीं, है ना। तो ये भी एक ध्यान में रखना कि भारत के अलावा पाकिस्तान और म्यांमार के लिए भी केंद्रीय बैंक की भूमिका निभा चुके हैं हम। इसके अलावा आरबीआई की संरचना देखते हैं। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार करता है। कार्यकाल क्या है? 4 वर्ष का है। क्या कि इसमें कौन कौन रहते हैं? गवर्नर, 4 उप गवर्नर, 10 विभिन्न विभागों और क्षेत्रों के निर्देशक। ठीक है, 2 सरकार के अधिकारी, 4 स्थानीय बोर्ड से, ठीक है, एक सदस्य हो गए। ठीक है, तो मैक्सिमम 21 सदस्य रहते हैं इसमें। ठीक है, अब स्थानीय बोर्ड का क्या सीन रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आरबीआई के कुल 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं जो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में है। ठीक है, प्रत्येक बोर्ड में कितने सदस्य रहते हैं? 5 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य हो सकते हैं। नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार। कार्यकाल 4 वर्ष। ठीक है, कार्य क्या इनका? स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को परामर्श देना। ठीक है, स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को परामर्श देना और बैठकों में स्थानीय आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करना कि जो इनका स्थान जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की आवश्यकता क्या है। ठीक है, आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं। ठीक है, अब कुछ अपन फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं ना। प्रथम गवर्नर कौन था आरबीआई का? ओसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। स्वतंत्रता के समय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सर्वाधिक कार्यकाल वाले गवर्नर कौन है? बेनेगल रामा राव। ठीक है, आरबीआई की पहली महिला उप गवर्नर के जे उदेशी। आरबीआई में अभी तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई के अपन फंक्शंस देखते हैं। आरबीआई मैन क्या कार्य करता है, तो अपन इसमें अपन नज़र डालेंगे। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में एक रेगुलेटर की भूमिका निभाता है। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाना है वो आरबीआई करता है और उसकी पालना भी आरबीआई ही करवाता है। ये बैंकों का बैंक कहते हैं इसको। ठीक है, ये बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है तथा बैंकों के पास कभी कोई सरप्लस अमाउंट हो तो उसको जमा भी करता है। केंद्र तथा राज्य की सरकारों के लिए ऋण प्रबंधन करता है। इन केस कभी केंद्र या राज्य सरकारों को किसी योजना के लिए कुछ ऋण चाहिए, ठीक है, कोई भी काम के लिए कोई ऋण चाहिए, तो उस सिचुएशन में आरबीआई उनको एक फंड प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, केंद्रीय राज्यों को आर्थिक मामलों में परामर्श भी देता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडारों का संरक्षण करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडारों का संरक्षण करता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडारों में निम्न 4 मदें सम्मिलित होती है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें अपन 4 चीज़ें इंक्लूड करते हैं, वो देखते हैं अपन कौन कौन सी करते हैं। विदेशी परिसंपत्तियाँ, सोना हो गया, रिजर्व ट्रेंच हो गया, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉविंग राइट। ठीक है, इसके अलावा
जो रिजर्व ट्रेंच तथा विशेष आहरण अधिकार है, ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF, ठीक है, से संबंधित होता है। वर्तमान में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, ये है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। ये मे भी अभी थोड़ा बढ़ गया होगा, ठीक है। इसके इसके अलावा अपन और आगे चलते हैं, RBI के और फंक्शंस देखते हैं हम। तो भुगतान संतुलन का भुगतान जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका लेखा जोखा रखता है। मौद्रिक नीति, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, मौद्रिक नीति क्या होती है, तो ये मौद्रिक नीति का निर्माण भी करता है, ठीक है। इसके अलावा नोटों का निर्गमन करना, 2 या इससे अधिक के नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। याद रखना, इस पे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि ये नोट एज अ लाइबिलिटी पेश होते हैं, ठीक है। और 1 रुपये का जो सिक्का आता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा हमारे मार्केट में लाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और जो 1 रुपये का सिक्का रहता है, ये अपना एक असेट होती है, ठीक है। लाइबिलिटी मीन्स ये रह गया कि भाई जो RBI का गवर्नर है वो एक उन पे लाइबिलिटी है कि उनको ये भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो ये सिक्के हैं ये हमारे एक असेट है, ठीक है। हमारे पास एक ये मान सकते हैं कि इस पे कोई हमारी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। असेट है, कोई कोई असेट मीन्स होता है कोई सामान हो गया अपना, ठीक है, जो कोई कैपिटल हो गया, कैपिटल भी एक असेट होती है अपनी। कोई फर्नीचर है तो वो अपना असेट है। कोई XYZ कोई भी चीज़ जो अपन को ये मान सकते हैं कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी भी अपनी असेट होती है, ठीक है। हाँ, अब अपन चलते हैं, एक और नोट है वो देखते हैं। इसमें भी वही लिखा हुआ है, ₹1 का नोट असेट होता है ताकि बाकी सभी नोट लाइबिलिटी या दायित्व होते हैं, ठीक है। सिक्कों से संबंधित मामला भारत सरकार का है और सिक्कों पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा हम और ठीक है। अब एक बात आप, है ना, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे ही, है ना। जो 2 या 2+ के जो नोट होते हैं ना, RBI के द्वारा होते हैं, ठीक है। RBI लाइबल रहती है इसके लिए, ठीक है। जो 1 रुपये का नोट रहता है ना, वो कैसे रहता है, वित्त मंत्रालय, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, जिसपे वित्त सचिव के साइन रहते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नर के साइन रहते हैं। लेकिन जो सिक्के होते हैं, है ना, जो सिक्के रहते हैं, सिक्का का मामला जो भी है वो अपने इंडियन गवर्नमेंट का रहता है और इस पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं रहते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, आपको सही रहेगा। इसके अलावा मैं आपको आगे और बताऊं, 4 टकसाल भारत द्वारा संचालित की जा रही है। इनमें अपने सिक्के बनते हैं ना, एलिफोर सैफाबाद, चेरापल्ली, नोएडा। अलीफोर है पश्चिम बंगाल में, सैफाबाद है हैदराबाद में, चेरापल्ली है हैदराबाद में, नोएडा है यूपी में, ठीक है। भारत में 4 नोट की प्रिंटिंग प्रेस है, नासिक MP, देवास MP, मैसूर कर्नाटक, सालबुल वेस्ट बंगाल, ठीक है। इनमें से ये जो 2 है, ठीक है, इनमें से ये नासिक और देवास वाली तो इंडियन गवर्नमेंट की रहेगी और मैसूर और सालबुल वाली RBI के अंडर में, ठीक है। इसके अलावा अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें यह है RBI द्वारा मुद्रा न्यूनतम आरक्षित पद्धति के तहत जारी की जाती है। इसके तहत न्यूनतम 200 करोड़ के रिजर्व रखने होते हैं। यह न्यूनतम आरक्षित पद्धति ये रहती है कि एक मिनिमम इतना रिजर्व अपने पास रहना ही चाहिए, ठीक है। इस अगर अपने पास इतना रिजर्व है तो अपन उसी अकॉर्डिंग जो अपनी मुद्रा जारी करेंगे ताकि एक बैलेंस बना रहे मार्केट में, है ना। क्योंकि इफ़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इफ़ मार्केट में पैसा ज़्यादा हुआ, ठीक है,
इफ़ मार्केट में पैसा ज़्यादा हुआ तो एक तरीके से इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ता है, ठीक है। लेकिन और अगर मार्केट में पैसा कम हुआ तो मंदी की सिचुएशन आती है। तो इसको बैलेंस रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, और आरबीआई 24/7 इस चीज़ का ध्यान रखती है कि मार्केट में एक बैलेंस तो बना हुआ है। कहीं जो पैसे का पैसे का प्रवाह ज़्यादा नहीं हो रहा या कम तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसी स्थिति मंदी या तेज़ी की तरफ हमको ले जाती है, ठीक है। अब सपोज इसमें इसमें लिखा हुआ है जैसे 200 करोड़ के रिजर्व न्यूनतम रखने होते हैं, ठीक है। तो इसमें 115 करोड़ का सोना हो गया और 85 करोड़ की विदेशी संपत्तियां रह गई। तो ये वैसे ही आप मान के चलिए, सपोज जैसे 1 मिनट दीजिए, जैसे ये 200 करोड़ ये 100% है, ठीक है। ये कितने हैं, ये 100% है, और जिसमें से ये मान लीजिए अप्रोक्स 60 है ना, 60 और 65% सोना हो गया, और बाकी के जो भी रहते हैं अपने 35 या 30 जो भी है वो अपनी विदेशी परिसंपत्तियां हो गई, ठीक है। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम 1860 में कागज के नोट प्रारंभ किए गए। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कागज के नोट किसके द्वारा प्रारंभ किए गए? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब? 1860 में। नोटों पर गांधी सीरीज 1996 से प्रारंभ की गई थी। अब आप लोग दिल्ली गांधी जी को देखते हो नोट पे, लेकिन आपको शायद ही बहुत कम लोगों को ये आइडिया होगा कि ये फ़ोटो कब से आनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा इसमें रहेगा ये भारतीय बैंकिंग संरचना, ठीक है। तो भारतीय बैंकिंग संरचना में हम ये देख रहे हैं कि भाई भारत में बैंकों को किस तरह से क्लासिफाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे सार्वभौमिक बैंक, भिन्न बैंक, सहकारी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्था, ठीक है। सार्वभौमिक बैंक वो होते हैं यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक, डिफरेंशियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं इसमें और आगे जाएंगे तो सार्वभौमिक बैंक में क्या आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट या विदेशी। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? 50 या 51+, ठीक है। 50 या 51+ हिस्सेदारी गवर्नमेंट की हो, ठीक है। प्राइवेट बैंक में यही हिस्सेदारी प्राइवेट पर्सन या कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूशंस के पास रहती है। विदेशी बैंक क्या होते हैं? जो फॉरेनर बैंक होते हैं, ठीक है। उनमें विदेशी जो हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है, ठीक है, उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा रहती है, ठीक है। जो डिफरेंशियल बैंक है जैसे आरआरबी हो गया, ठीक है। तो ये इनका एक मेन मोटिव रहता है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों में है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे मेन सुविधा पहुँचाना, ठीक है। या पेमेंट बैंक हो गया, जैसे आपने अभी बहुत सुना हुआ होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, जियो पेमेंट बैंक, ये सारे आ रखे हैं, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो छोटे बिजनेसमैन और को काफ़ी हेल्प करते हैं बिजनेस ग्रो करने में, ठीक है। इसके अलावा जो ये कोऑपरेटिव बैंक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये कोऑपरेटिव बैंक भी ग्रामीण और शहरी दोनों होते हैं जी, ठीक है। जो ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी भूमिका दे रहे हैं, और शहरी कोऑपरेटिव बैंक शहरी क्षेत्र में दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें और जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, ठीक है, जो अपने एग्रीकल्चर से संबंधित है, राष्ट्रीय, ठीक है। सिडबी हो गया, ठीक है। एनएचबी हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गया, ठीक है। हम इन सब बैंकों को आगे ब्रीफली और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बैंक, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैंक क्या होता है, ठीक है। बैंक एक ऐसा कानूनी संगठन है जो हमारी जमाओं को स्वीकार करता है तथा उन जमाओं को ज़रूरत पड़ने पर उपयोग की अनुमति देता है। सो बेसिकली ये कानूनी संगठन है जो हमारी जमाओं को स्वीकार करता है और उन जमाओं को ज़रूरत पड़ने पर उपयोग की अनुमति देता है, ठीक है। सिंपली एक बैंक एक ऐसा एक वित्तीय संस्थान होता है बैंक, जहाँ पे हम अपने जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, ठीक है, जो हमारी जो एक्स्ट्रा धनराशि होती है या कोई भी एक्स्ट्रा
अपने पास असेट है, हम उसको जमा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको निकाल के उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और नोट है, सार्वभौमिक बैंक कहीं भी शाखाएं खोल सकते हैं, लेकिन भिन्न बैंक पर कुछ क्षेत्रीय बाध्यताएं होती है। ठीक है। जो यूनिवर्सल बैंक है वो कहीं पे भी गांव, शहर, ठीक है, कोई भी एरिया अपने सुविधा अनुसार खोल सकते हैं, लेकिन जो भिन्न बैंक होते हैं, डिफरेंशियल बैंक होते हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने बताया आरआरबी, लोकल एरिया बैंक, ये सब कुछ क्षेत्रीय बाध्यताओं से रहते हैं। इनमें कुछ लोकेशंस फिक्स रहती है, उनको वहीं खोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य ही वही है जहाँ पे जैसे जो बड़े कमर्शियल बैंक है, ऑब्वियसली बात है, वो ऐसे जगह नहीं जाना चाहते जहाँ पे कम पॉपुलेशन हो, लोगों का फुटफॉल कम हो, लोग कम आए वहाँ पे, है ना। इसीलिए इन ये बैंक होते हैं जो ऐसे लोगों जो ऐसे एरिया में बैंक खोलते हैं जहाँ पे लोग कम भी हों, फिर भी उनको बैंकिंग की सुविधा अच्छे से मिल सके। ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट है जो यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक है। ठीक है। कितनी भी जमा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल बैंक की कुछ बाध्यताएं होती है। जमाओं पर भी बाध्यता है, याद रखना। ठीक है। यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक है। ये से मान लीजिए ये जो बैंकिंग का हर सेक्टर है ना, तो ये बैंकिंग के हर सेक्टर में अपना काम कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल बैंक का कार्य क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है। इसके अलावा आता है अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है। ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं। ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ठीक है। इनमें शामिल होने की कुछ पात्रताएं होती हैं, जैसे कि भुगतान एवं एकत्रित पूंजी 5 लाख से अधिक हो। ठीक है। जो भुगतान है और एकत्रित पूंजी है, इट मीन्स ये मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, कैपिटल कैपिटल 5 लाख प्लस। ठीक है। जो इसका सेकंड पात्रता है, इसमें यह है कि बैंकिंग नीतियों, कार्य पद्धति, व्यवहार, उपभोक्ता हितों को सुनिश्चित करे। तो ये इनकी दो पात्रताएं रहती है। सो आज का टॉपिक यही था। लेक्चर में भी थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई होप आप लोगों ने आज बहुत कुछ चीज़ें सीखी होगी बैंकिंग के बारे में, है ना। मैं इसमें और जो भी आप बाकी रहा हुआ है, मैं देख के आपको और करवाऊँगा, इसको और ब्रीफली करवाऊँगा, ताकि छोटे से बड़ा हर एग्ज़ाम हम इसमें ऐसा रहे नहीं कि आपको कहीं और जाना पड़े, आप इसी में सारा कवर कर सकें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम, फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रिवीजन करिए। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। ठीक है। सो गुड नाइट, थैंक यू, बाय।